हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में 50 नंबर तक क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन मैंने करवाया था और मैंने बोला था कि 51 से 100 तक अगले नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो दोस्तों, ये आप सभी का तीसरा नंबर सेट है और इसमें हम लोग क्वेश्चन 51 से 100 तक करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल्विंग मेथड। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोकन ऑर्डर, सेकेंड ऑप्शन है पैरेलल अरेंजमेंट, थर्ड ऑप्शन है सोर्स अरेंजमेंट, फोर्थ ऑप्शन है क्लासिफाइड अरेंजमेंट। तो दोस्तों, इसमें जो थर्ड नंबर ऑप्शन है सोर्स अरेंजमेंट, ये सेल्विंग मेथड नहीं है। बाकी जो तीनों है ये तीनों सेल्विंग मेथड में आती है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोकन ऑर्डर, पैरेलल अरेंजमेंट और क्लासिफाइड अरेंजमेंट। ये सेल्विंग मेथड होता है। सेल्विंग मेथड की मतलब है कि पुस्तकों को किस प्रकार से किसी सेल्फ पे अरेंज करते हैं। तो ब्रोकन ऑर्डर, पैरेलल अरेंजमेंट और क्लासिफाइड अरेंजमेंट होती है, परंतु सोर्स अरेंजमेंट नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सेल्फ मेथड में काम ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है, हु क्वाइन द फ्रेज द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ये जो कथन है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट निम्नलिखित में से किन्होंने दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेलविल डेवी, सेकेंड ऑप्शन है एस.आर. रंगनाथन, थर्ड ऑप्शन है एल.आर. मैककोल्विन और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांसिस ड्रूरी। तो सर्वप्रथम इसका सही उत्तर एक नंबर मेलविल डेवी होगा, जिन्होंने कहा था कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। अब कुछ ऑप्शंस का भी हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। जैसे कि सेकेंड ऑप्शन में एस.आर. रंगनाथन दिया हुआ है, तो एस.आर. रंगनाथन जी ने कहा था, एस.आर. रंगनाथन का कथन था जो कि आप लोग याद कर लेंगे, रेफरेंस सर्विस रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ stabilizing right contact between the right reader and the right book at the right time, at the right time, in the right personal way। ये जो कथन है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब द्वारा दिया गया है, रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग right content between the right reader and the right book at the right time in the right personal way। अब थर्ड ऑप्शन मैक कोल्विन साहब को देखेंगे तो मैक कोल्विन साहब ने दिया था डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी मैक कोल्विन साहब ने डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दिया था। और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांसिस ड्यूरोरी। फ्रांसिस ड्यूरोरी साहब ने कहा था कि टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। टू प्रोवाइड द right book to the right reader at the right time, at the right time।
तो ये सारे कथन चारों याद कर लेंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन मेलविल डेविस साहब ने कहा था द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, मतलब कि बहुत सारे रीडर को, बहुत अधिक संख्या में रीडर को एट लिस्ट कॉस्ट में उसको सभी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो चीज़ें वो पढ़ना चाहते हैं उसे उपलब्ध कराने का। और एस आर रंगनाथन साहब का कथन था रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग राइट कॉन्ट्रैक्ट between the right reader and the right book at the right time in the right personal way। एल मैकॉल्विन साहब ने डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दी थी, और फ्रांसिस ड्यूरी साहब ने कहा था कि टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, हु फर्स्ट पॉपुलराइज द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किन्होंने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है लूथर गुलिक, सेकेंड ऑप्शन है पीटर ड्रकर, थर्ड ऑप्शन है ड्रूरी, और फोर्थ ऑप्शन है हेनरी फेयोल। तो इसका सही आंसर होगा पीटर ड्रकर साहब ने। पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दिया था 1954 ईस्वी में। सन भी याद करते रहेंगे चलेंगे। 1954 ईस्वी में पीटर ड्रकर साहब ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है बिल्डिंग एक्सपेंडिचर इज ए, बिल्डिंग एक्सपेंडिचर क्या है? रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, कॉन्टीजेंसी एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसका सही आंसर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है बिल्डिंग एक्सपेंडिचर। और यहाँ जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में रेकरिंग एक्सपेंडिचर, और एक होता है इसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। देखिए ये दोनों में थोड़ी सी अंतर है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर होती है कि कभी पुस्तकालय में जो खर्चा होता है वो एक बार खर्चा हो गया, जैसे कि टेबल कुर्सी बनाना, और टेबल कुर्सी की स्थापना, रैक बना लेना, रैक का निर्माण करना, उस सब के लिए जो खर्चा एक्सपेंडिचर होती है वो नॉन रेकरिंग में होती है, क्योंकि वो उसमें बार बार पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। लेकिन रेकरिंग एक्सपेंडिचर में होता है बुक्स को बाइंग करना, खरीदना, पीरियोडिकल हर मंथ खरीदा जाता है उसको, सीरियल्स उपलब्ध कराना। तो ये क्या है कि ये महीने महीने या साप्ताहिक खर्च होता है, तो इसलिए ये रेकरिंग एक्सपेंडिचर में आती है। जबकि नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर में आता है रैक का निर्माण करना, टेबल कुर्सी का खरीद कर लेना, या कोई इक्विपमेंट खरीद लेना जो कि वर्षों वर्षों साल तक चलती है, बार बार उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये है कि जैसे लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया गया तो बार बार निर्माण नहीं करना है, एक बार निर्माण हो गया वो वर्षों वर्षों साल तक चलेगी, बस उसको सिर्फ मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा मैनेजमेंट ऑफ चेंज का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिशनल, सेकेंड ऑप्शन है डेवलपमेंटल, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशनल, और फोर्थ ऑप्शन है इंफॉर्मेशनल। तो इसका सही उत्तर होगा इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल जो है वो मैनेजमेंट ऑफ चेंज की अवधारणा नहीं है, जबकि मैनेजमेंट ऑफ चेंज में ट्रांजिशनल मेथड आती है, डेवलपमेंटल होती है, और ट्रांसफॉर्मेशनल भी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इंफॉर्मेशनल नहीं होती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द following places where the patent office is not located in India। इसमें दिया हुआ है कि वो प्लेस को आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे पेटेंट ऑफिस की हेडक्वार्टर नहीं है, वहाँ पेटेंट ऑफिस लोकेटेड नहीं है इंडिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर कानपुर। जैसे कि पेटेंट इंफॉर्मेशन एक्ट है, मैं बता दूं आप लोग को, पेटेंट इंफॉर्मेशन एक्ट सन 1970 में आई थी, परंतु 1980 से सुचारू रूप से कार्य कर रही है, और इसका मुख्यालय नागपुर में है, और कोलकाता, नई दिल्ली और मुंबई में इसके
पेटेंट ऑफिस हैं, इसके एक एक ब्रांचेज हैं, परंतु कानपुर में पेटेंट ऑफिस की कोई ब्रांचेज नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर कानपुर होगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग बुक्स विथ देयर ऑथर। इधर ऑथर्स के कुछ नाम दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में बुक्स के नाम दिए हुए हैं, जिसको हम लोग एक दूसरे से मैच करेंगे। तो फर्स्ट एजे वालफोर्ड महोदय द्वारा किताब लिखा गया है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क। इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क ए का 3। सेकेंड है विलियम एक्केड्स। विलियम एक्केड महोदय द्वारा इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क नामक किताब लिखी गई है। इंट्रोडक्शन टू सॉरी विलियम एक्केड द्वारा इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क नामक पुस्तक लिखी गई है। यहाँ पे एजे वालफोर्ड नहीं होंगे, विलियम एक्केड ने इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क नामक पुस्तक लिखी गई है। और ये जो लाइब्रेरी ग्लोसरी एंड रेफरेंस वर्क बुक है, वो ना ही एजे वालफोर्ड महोदय ने लिखा है, ना ही जीन के गेट्स ने लिखी है, और ना ही लियोनार्ड एम हेरोल्ड लिखी है। तो ये क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्योंकि इस पुस्तक को रे ब्रैथरेंच महोदय ने लिखी है। और सेकंड है गाइड टू द यूज ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरीज। इसको जेन की गेट्स ने लिखे हैं, जेन की गेट्स ने इस पुस्तक को लिखी है। और लियोनार्ड एम हेराल्ड ने इसका जो इसमें टिक करने के लिए ये दिया हुआ है, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। लियोनार्ड एम हेराल्ड ने इसमें से निम्नलिखित में से इधर से जो भी लिस्ट 2 में है कि कोई भी पुस्तकों का नहीं लिखे हैं। और गाइड टू रेफरेंस मटेरियल को एजे वालफोर्ड महोदय ने लिखा है। तो फिर से अगर मैं आप लोगों को मिलवा दूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विलियम एक्केड महोदय ने इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क लिखे हैं, और गाइड टू यूज ऑफ बुक एंड लाइब्रेरी को जीन के गेट्स ने लिखा है। और एजे वालफोर्ड महोदय ने गाइड टू रेफरेंस मटेरियल को लिखा है, जबकि लाइब्रेरी ग्लोसरी एंड रेफरेंस बुक को रे ब्रैथरेंच ने लिखा है, ना कि लियोनार्ड एम हेरोल्ड ने लिखा है। तो इसका जिस तरह से मैंने बताया याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड इज 15339 15,339 2003 इज रिलेटेड विथ इंडियन स्टैंडर्ड 15,339 जो कि 2003 सन दिया हुआ रहता है, वो किससे रिलेटेड है। मेरा एक वीडियो है जिसमें सारे ISO मतलब मुख्य जो भी ISO है उससे संबंधित उसकी क्या प्रमुखता है, किससे रिलेट करता है, वो मैंने आपको कराया हुआ है। उसके लिए वो वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइन, सेकंड ऑप्शन है एकेडमिक लाइब्रेरी गाइडलाइन, थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी गाइडलाइन, और फोर्थ है स्पेशल लाइब्रेरी गाइडलाइन। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइन, क्योंकि 15,339 2003 जो ISO मार्क है वह पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड 1553 1989 इज रिलेटेड हुई। देखिए यहाँ पर दो ISO से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन किसी एक ही एग्जाम में पूछा गया है। तो ISO मैंने जितना भी कराया हुआ है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न परीक्षा में आपको 1 या 2 क्वेश्चन ISO से संबंधित पूछ ही ली जाती है। तो इसका ऑप्शन है डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी फर्नीचर, डिजाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बस, और डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बस। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड IS 1500 सॉरी इसका सही उत्तर होगा डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग से संबंधित है।
लाइब्रेरी बस से संबंधित नहीं है। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड 1553 IS 1553 1989 जो है, ये डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग से संबंधित है, इसको याद करना। नेक्स्ट, व्हाट इज शोध गंगोत्री? निम्नलिखित में से शोध गंगोत्री क्या है? फ्री ऑनलाइन कैटालॉग बुक है, एक्सपर्ट डाटाबेस है, रिपोजिटरी ऑफ इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस है, और ए डाटाबेस ऑफ इंडियन थेसिस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये रिपोजिटरी ऑफ इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस होता है। शोध गंगोत्री जो होती है, अभी देश में इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सी टॉपिक पे या किस किस चीज़ का रिसर्च चल रहा है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे होती है। जबकि शोध गंगा एक होती है, शोध गंगा, जिसमें ये जो फोर्थ ऑप्शन है दी डाटाबेस इन इंडियन थेसिस, इससे संबंधित है। जो भी इंडियन थेसिस होती है वो शोध गंगा में आपको मिलेगी। आप इसको ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके देख भी सकते हैं। और शोध गंगोत्री में होती है कि जो रिसर्च इन प्रोग्रेस है, जो भी रिसर्च होने के क्रम में है, उसकी जानकारी शोध गंगोत्री में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड बाई नेस्डॉक? इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नेस्डॉक कौन सी सर्विस उपलब्ध नहीं कराती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है करेंट रिसर्च अपडेट, सेकंड ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी ऑफ सोशल साइंस लिटरेचर, थर्ड ऑप्शन है एनोटेटेड इंडेक्स टू इंडियन सोशल साइंस जर्नल और सोशल साइंस कॉन्फ्रेंस अलर्ट। देखिए, इसमें नेस्डॉक में एसएस जो होता है उसका अर्थ ही होता है सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो जहाँ भी ऑप्शन में सोशल साइंस होगी, इसका मतलब है कि ये नेस्डॉक से संबंधित है। तो बिब्लियोग्राफी ऑफ सोशल साइंस लिटरेचर ये नेस्डॉक से संबंधित है। एनोटेटेड इंडेक्स टू इंडियन सोशल साइंस जर्नल दिया हुआ है, तो ये भी नेस्डॉक से संबंधित होगी। और सोशल साइंस कॉन्फ्रेंस अलर्ट है, तो इसमें भी सोशल साइंस है, ये भी होगी। जबकि करेंट रिसर्च अपडेट नेस्डॉक के प्रोवाइड नहीं कराता है। तो ये सही आंसर सही होगा ये, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि जो नेस्डॉक से संबंधित नहीं है उसे बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बुक इज पब्लिश्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी? इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिश कराई जाती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया रेफरेंस एनुअल, सेकंड ऑप्शन है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक और फोर्थ ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक जो एक जर्नल होती है, वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस आर पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पब्लिकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश कराई जाती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सिटी न्यूज, थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक और फोर्थ ऑप्शन है इंडिया 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुरुक्षेत्र का पब्लिश किया जाता है, यूनिवर्सिटी न्यूज का नहीं किया जाता है। और यूनिवर्सिटीज हैंडबुक का मैंने अभी बताया था कि उसका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा की जाती है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा की जाती है। और इंडिया 2012 जो है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और डी। ए और डी ऑप्शन 1 में है और इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैरेक्टराइज द रेफरेंस सर्विस एज मिनिमम, मिडलिंग एंड मैक्सिमम? इसमें से इन्होंने मिनिमम, मिडलिंग और मैक्सिमम की अवधारणा कौन किन्होंने दी थी एज ए रेफरेंस सर्विस? फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स आइवियर, सेकंड ऑप्शन है माइकल गोरमैन, थर्ड ऑप्शन है एस आर रंगनाथन, फोर्थ ऑप्शन है सैमुअल रॉडस्टिन। तो यहाँ में आंसर दिया हुआ है, गलती से टाइप हो गया है। तो सैमुअल रॉडस्टिन महोदय ने मिनिमम, मिडलिंग, मैक्सिमम की अवधारणा दी थी। और कंजर्वेटिव की को जेम्स आइवियर महोदय ने दिया था। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज फिनिश्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम इन ए अमाउंट इफ पॉसिबल। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सर्विस है जिसे बहुत ही कम समय में निपटाया जा सकता है। जिसमें फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, सेकंड है रेडी रेफरेंस सर्विस, थर्ड है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस और फोर्थ है ट्रांसलेशन सर्विस। तो इसका सही आंसर होगा रेडी रेफरेंस सर्विस। रेडी रेफरेंस सर्विस एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका तुरंत सा जवाब मिल जाएगा कि नरेंद्र मोदी ये है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि डायनेमिक्स का क्या काम है फिजिक्स में, तो उसके लिए थोड़ा सर्च करना पड़ेगा और थोड़ा उसको विस्तार से जानकारी देना पड़ेगा। तो वो सब लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में आती है। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो होती है किसी चीज का सार वस्तु जो होती है, मतलब किसी भी लॉन्ग टर्म पुस्तकों को छोटे रूप में उसे समझाया जाए कि इसमें क्या कौन कौन सी चीज महत्वपूर्ण की है, तो वो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस में आती है। ट्रांसलेशन सर्विस तो आपको पता ही है कि अगर कोई कृति इंग्लिश में है और आपको हिंदी में उपलब्ध होनी चाहिए, तो वो पुस्तकालय द्वारा हिंदी में भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए आपसे एक मिनिमम कुछ शुल्क निर्धारित की गई होती है, वो आप देकर ट्रांसलेशन सर्विस के भी सेवा ले सकते हैं लाइब्रेरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग रेफरेंस सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी रेफरेंस सर्विस की सेवा नहीं है। फर्स्ट है ऑप्शन इनिशिएशन, सेकंड है प्रिपरेशन, थर्ड है सर्विस और फोर्थ है एसिमिलेशन। देखिए तो इसकी सही आंसर हो जाएगा इनिशिएशन। इनिशिएशन रेफरेंस सर्विस नहीं है, जबकि किसी भी रेफरेंस सर्विस को देने के लिए उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, फिर सर्विस प्रोवाइड होती है और एसिमिलेशन भी करना होता है। तो ये तीनों जो है रेफरेंस सर्विस की स्टेजेज है, लेकिन इनिशिएशन नहीं है। इसकी सही आंसर इनिशिएशन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following library service user register to receive notification of new materials that are published on a specific subject। इसमें कुछ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइब्रेरी सर्विस है जो यूजर्स को नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है फॉर न्यू मटेरियल्स। अगर कोई पुस्तकालय में नई पुस्तकें आती हैं या कोई भी मटेरियल्स आती है तो उसको बताया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, सेकंड ऑप्शन है अलर्ट सर्विस, थर्ड ऑप्शन है इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस और फोर्थ है फोटोकॉपी सर्विस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलर्ट सर्विस। अलर्ट सर्विस में कोई भी यूजर्स को अगर किसी प्रकार की पुस्तक की डिमांड होती है कि मुझे ये पुस्तक चाहिए, और जब भी वो पुस्तक लाइब्रेरी में उपलब्ध होती है तो यूजर्स को अलर्ट किया जाता है, यानी कि उसको एक मैसेज के थ्रू बताया जाता है कि ये पुस्तकें लाइब्रेरी में उपलब्ध हो चुकी है, आप लेकर इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस फॉर ऑब्टेनिंग ओपिनियंस इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड। कोई भी चीज जिसे रिटर्न फॉर्म में हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, क्वेश्चनर और इंटरव्यू। देखिए कभी भी हम लोग किसी चीज पर रिसर्च किए हुए होते हैं, तो किसी चीज को हम लोग बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। उसमें हम लोग जब डाटा तैयार करते हैं, क्वेश्चनरी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चनरी में ये होता है कि हम लोग एक बंद लिफाफा में जितने भी जिन पे मतलब डाटा इकट्ठा करना होता है, जिनसे उन्हें बंद लिफाफा में कुछ क्वेश्चंस की सीरीज होती है और हम उनसे जवाब लेते हैं कि इस क्वेश्चन पे उनकी क्या राय हो। तो ये रिटन फॉर्म में होती है। और जबकि इंटरव्यू है कि किसी भी व्यक्ति को हम अपने समकक्ष बिठाते हैं और कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं, या शॉर्ट इंटरव्यू भी लेते हैं। कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किन्हीं से कुछ क्वेश्चन पूछें कि इसमें आपका क्या मंतव्य है, तो इंटरव्यू होती है जो कि ओरली होती है, लिखित फॉर्म में नहीं होती है। तो जो क्वेश्चनर फॉर्म होती है ये रिटन फॉर्म में होती है। किसी की भी ओपिनियन लेने के लिए रिटन फॉर्म में हमें जो डाटा मिलता है उसे क्वेश्चनर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ
कैरोल कोलथाउ 6 स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस। देखिए कोलथाउ जो मेथड है उनको जो 6 स्टेजेज होती है उन्हें सीक्वेंस फॉर्म में सजाना है। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है इनिशिएशन, एक्सप्लोरेशन, सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन, जो कि यहाँ गलत है। इनिशिएशन के बाद सिलेक्शन होता है। तो हम देखेंगे कि इनिशिएशन फर्स्ट और सिलेक्शन सेकंड कहाँ है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन में है, जो कि फर्स्ट इनिशिएशन है फिर सिलेक्शन है। तो ये ही करेक्ट फॉर्म है, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ये करेक्ट फॉर्म है। सबसे प्रथम कैरल कोलथाउ 6 मॉडल में आती है इनिशिएशन, फिर सिलेक्शन, फिर एक्सप्लोरेशन, फिर फॉर्मुलेशन, फिर कलेक्टिंग और फिर लास्ट में प्रेजेंटिंग। चलिए, तो इसका 2 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर वाज डेवलप्ड बाय। जो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर है किनके द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसका सही आंसर 1 नंबर होगा क्रिस्टी विलियमसन महोदय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें जैसे जेम्स ई हियरिंग सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ था। तो जेम्स ई हियरिंग महोदय ने 1991 में प्लस मॉडल दिया था, इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स हैव स्टार्टिंग, चेनिंग और ब्राउजिंग, डिफरेंशिएटिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें चैटमैन्स इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, सेकेंड ऑप्शन है नैन-लिंस थ्योरी ऑफ सोशल कैपिटल, और थर्ड ऑप्शन है इलिस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, फोर्थ ऑप्शन है क्रिकलेस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलिस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। इलिस मॉडल ऑफ सीकिंग बिहेवियर मॉडल में स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, डिफरेंशिएटिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इलिस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर में आती है। अब जहां तक मैं फर्स्ट ऑप्शन में देख रहा हूँ कि चैटमैन इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी दी गई है, तो ये 1996 ईस्वी में चैटमैन महोदय द्वारा दी गई थी। और इसमें 4 की कॉन्सेप्ट दिया गया है। चैटमैन इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी में 4 कॉन्सेप्ट दिया गया है, 4 की कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा सीक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ, याद कर लीजिएगा। सेकेंड डिसेप्शन, थर्ड रिस्क टेकिंग, और फोर्थ सिचुएशनल रिलेवेंस। किसी किसी वीडियो में ही आपको ये सब एक्सप्लेन करा हुआ मिलेगा, जहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ तो 3 का एक्सप्लेन करता हूँ, यानी आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 या 3 एक्स्ट्रा नए फैक्ट भी जानकारी मिलती है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से बस यही विनती है कि चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट ऑप्शन है नैन-लिंस थ्योरी ऑफ स्पेटियल, जो कि 2002 ईस्वी में आई थी। क्रिकलेस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग मॉडल 1983 ईस्वी में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लुइस शोर वाज एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑप्शन है यूजर एजुकेशन प्रोग्राम इन द 1980s, सेकेंड ऑप्शन है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन है इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन 1990s, फोर्थ ऑप्शन है लाइब्रेरी कॉलेज मूवमेंट इन द 1920s। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी कॉलेज मूवमेंट इन द 1920s। ये लुइस शोर द्वारा एसोसिएटेड किया गया हुआ था, जो कि लाइब्रेरी कॉलेज मूवमेंट इन द 1920s में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव टर्म यूज्ड फॉर ए यूजर। निम्नलिखित में से कौन सी अल्टरनेटिव टर्म नहीं है फॉर ए यूजर के उपयोग के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राउजर, सेकेंड ऑप्शन है क्लाइंट, थर्ड ऑप्शन है रीडर और फोर्थ ऑप्शन है ब्रोकर।
तो देखिए ब्रोकर का क्या काम होता है, ब्रोकर आप भी समझ सकते हैं कि ब्रोकर बिचौलिया होता है, जिसमें यहाँ पे यूजर्स और उसके यूज यूज की वस्तु के लिए इसमें इसका कोई योगदान नहीं है, जबकि ब्रोअर, क्लाइंट और रीडर ये सभी उपयोगी वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, हु प्रोपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनामोलस स्टेट ऑफ नॉलेज, आस्क को किसने दिया हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म आस्क है और फुल फॉर्म है एनोमेलस स्टेट ऑफ नॉलेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नंबर, जो फर्स्ट में दिया हुआ है निकोलस जे बाल्किन महोदय, और इन्होंने 1980 ईस्वी में दी थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज इन नॉट इंटरचेंजेबल फॉर यूजर एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी यूजर एजुकेशन के लिए इंटरचेंजेबल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, सेकंड ऑप्शन है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, थर्ड ऑप्शन है मीडिया इंस्ट्रक्शन और फोर्थ ऑप्शन है बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन। तो इसकी सही आंसर हो जाएगी मीडिया इंस्ट्रक्शन। मीडिया इंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं होती है यूजर एजुकेशन के लिए, जबकि लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन और बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन ये सब यूजर एजुकेशन के लिए आवश्यक टर्म्स है, जबकि ये नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसर्च ट्रायंगुलेशन मीन्स, मतलब रिसर्च में ट्रायंगुलेशन का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है यूजिंग ओनली वन मेथड टू कलेक्ट डाटा ऑन द सेम टॉपिक, सेकेंड ऑप्शन है यूजिंग मोर देन वन मेथड टू सेलेक्ट द सैंपल, थर्ड ऑप्शन है यूजिंग मोर देन वन मेथड टू कलेक्ट डाटा ऑन द सेम टॉपिक, यूज ऑफ कंप्यूटर इन रिसर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूजिंग मोर देन वन मेथड टू कलेक्ट डाटा ऑन द सेम टॉपिक, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है और ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये केवीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे आप डिफिकल्टी लेवल का पता लगा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हल्की फुल्की तैयारी कर कर लाइब्रेरियन बन सकते हैं तो वो दिन अब चले गए हैं। वो 2011-12 में इस तरह से हो जाता था, लेकिन अब बहुत ही कठिन प्रश्न आने लगे हैं, वो भी अंदर से। इन रिसर्च ट्रायंगुलेशन मीन्स होती है यूजिंग मोर देन वन मेथड टू कलेक्ट डाटा ऑन द सेम टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method studies an entire social group in its natural setting to find out the pattern of behavior, value and practices। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है केस स्टडी मेथड, सेकंड ऑप्शन है इथनोग्राफी मेथड, थर्ड है सर्वे मेथड और फोर्थ है हर्मेनेटिक्स। तो इसमें पूछ रहा है कि नेचुरल सेटिंग्स से टू फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, वैल्यू और प्रैक्टिस को पहचानने के लिए नेचुरल सेटिंग्स क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथनोग्राफी। इथनोग्राफी मेथड जो होता है इसके लिए परफेक्ट उत्तर है, केस स्टडी मेथड नहीं होगी, सर्वे मेथड और हर्मेनेटिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसर्च नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज एन एग्जांपल ऑफ, निम्नलिखित में से रिसर्च में नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के प्रति कोई भी रिलेशन नहीं है किस हाइपोथेसिस के अंदर आएगी, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस और एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। तो इसकी सही उत्तर हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, तो नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इसका मतलब नल हाइपोथेसिस। इसका सही उत्तर एक नंबर। नेक्स्ट, which of the following statement is not correct in the context of quantitative research method, निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, एग्जांपल नहीं है। फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, सेकंड है हाईली स्ट्रक्चर्ड इन नेचर, थर्ड ऑप्शन है रिलाइज ऑन द क्वांटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स और फोर्थ ऑप्शन है मोर अटेंशन टू द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, मोर अटेंटिव टू द सब्जेक्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, हाईली स्ट्रक्चर्ड इन नेचर, रिलाइज ऑन द क्वांटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये जो तीनों ऑप्शन है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अंतर्गत आती है, परंतु मोर अटेंशन टू सब्जेक्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से जो संबंधित है ये बिल्कुल ही क्वांटिटेटिव। लॉन्गिट्यूडनल मेथड डिनोट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या डिनोट करती है रिसर्च में।
फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेसेस द चेंजेस इन बिहेवियर इन वन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट इन टाइम। सेकेंड ऑप्शन है एग्जामिन्स हाउ इवेंट्स दैट हैव बीन occurred in the past। थर्ड ऑप्शन है स्टडी ऑफ ए कल्चर। फोर्थ ऑप्शन है एन इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेसेस द चेंजेस इन बिहेवियर इन वन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट इन टाइम। तो लॉन्गिट्यूडिनल मेथड में यही डिनोट करता है एक्सेसेस द चेंजेस इन बिहेवियर इन वन ग्रुप सब्जेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट इन टाइम। सेकेंड ऑप्शन एग्जामिन हाउ इवेंट दैट have been occurred in the past। पास्ट में क्या हुआ इससे लॉन्गिट्यूडिनल मेथड रिसर्च में कोई मतलब नहीं है। थर्ड है स्टडी ऑफ द कल्चर, इससे भी कोई संबंध नहीं है। और एन इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन, इससे भी कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी के क्रिएशन में किनका योगदान रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। सेकेंड ऑप्शन है इफ्ला। थर्ड ऑप्शन है यूनेस्को। फोर्थ ऑप्शन है फिलिपनेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और प्लस यूनेस्को ने मिलकर 2009 ईस्वी में वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की है। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड में है यूनेस्को और फर्स्ट में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ए और सी, ए और सी दो नंबर ऑप्शन में है, ये सही है। इन फिलिपनेट की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी, जो कि यूजीसी द्वारा की गई थी। यूजीसी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी, जो कि 1956 ईस्वी से सुचारू रूप से कार्य करना शुरू किया था। इफ्ला 1924 ईस्वी में, एसएलए स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1909 ईस्वी में। ये सब कुछ टर्म है जो कि आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी 2020 में कितने पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 6। इसका सही उत्तर 4 होगा। 4 भागों में बांटा गया है एनईपी 2020 इंडिया। चलिए नेक्स्ट, Who among the following has given prominence to the term barefoot librarian? Barefoot librarian, ये जो एक टर्म है ये निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिया गया है। barefoot librarian, फर्स्ट ऑप्शन है एस आर रंगनाथन महोदय। सेकेंड ऑप्शन है विज सूर्या महोदय। थर्ड ऑप्शन है मेलविल देवी। फोर्थ ऑप्शन है कृष्ण कुमार। इस प्रकार की एकाध क्वेश्चन ऐसे ही परीक्षा में देखने को मिलती है जो कि आप के दिमाग में आएगी नहीं कि मैंने ये टर्म कहीं पढ़ा भी है, बेयरफुट लाइब्रेरियन होती क्या है। तो ये टर्म किन्होंने दिया था, तो ये विज सूर्या महोदय ने ये टर्म बेयरफुट लाइब्रेरियन टर्म की दिया था। नेक्स्ट, वीपो वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। वीपो की स्थापना कौन हुई थी। वीपो की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1967 में। सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका आंसर सही हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैटेगरीज ऑफ इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन सी इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड की कैटेगरीज में नहीं आती है। फर्स्ट ऑप्शन है द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। थर्ड ऑप्शन है द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। फोर्थ ऑप्शन है द ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड। तो ये इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट, नहीं ये आती है, ये इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड में आती है। द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरियन प्रोजेक्ट भी आती है
द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड ये नहीं आती है, और द ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड ये भी नहीं आती है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड के अंतर्गत नहीं आती है, तो सी और डी 2 नंबर ऑप्शन में है, ये सही आंसर है। तो याद कर लेंगे कि द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ग्रांड स्केल प्रोजेक्ट आती है अंतर्गत में, और द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट भी आती है, जबकि द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड नहीं आती है, और द ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड भी इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city was named as World Book Capital 2020 by Director General of UNESCO? इसका फर्स्ट ऑप्शन है कोलालमपुर मलेशिया, सेकंड ऑप्शन है रोटरडम नीदरलैंड, थर्ड ऑप्शन है एथेंस ग्रीस, और फोर्थ ऑप्शन है ग्वाडालाजारा मैक्सिको। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर कोलालमपुर मलेशिया। दी सिटी वाज नेम्ड एज वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 के नाम से, जो कि डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को के द्वारा नाम दिया गया है, तो वो कोलालमपुर मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट मार्क रिकॉर्ड फील्ड लीडर? इसमें से बताना है कि मार्क रिकॉर्ड फील्ड रीडर के अंतर्गत नहीं आती है। फर्स्ट ऑप्शन है लीडर इज द फर्स्ट फील्ड इन एनी मार्क रिकॉर्ड, सेकेंड ऑप्शन है इट हैज ए फिक्स्ड लेंथ ऑफ 24 कैरेक्टर, थर्ड ऑप्शन है इट हैज ए फिक्स्ड लेंथ ऑफ 20 कैरेक्टर, और ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसक्यूएल अलाउड। ऑप्शन है ए और बी करेक्ट, ए और सी करेक्ट, सी एंड डी आर करेक्ट, और ऑप्शन है बी एंड डी आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जो लीडर इज द फर्स्ट फील्ड इन लाइब्रेरी इन एनी मार्क रिकॉर्ड, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। सेकंड है इट हैज बीन फिक्स्ड लेंथ ऑफ 24 कैरेक्टर, तो बिल्कुल ये भी बात सही है कि लीडर में जो होती है 24 कैरेक्टर होती है, तो जब 24 कैरेक्टर होती है तो 50 कैरेक्टर नहीं होगी, तो ये गलत है। और ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ASCII आर अलाउड, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका आंसर होगा ए बी एंड डी आर करेक्ट, जबकि सी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। नेक्स्ट, इन कोलन क्लासिफिकेशन मैथमेटिक्स क्लास डिवाइडेड into arithmetic, algebra, geometry, etc. is an example of। मैथमेटिक्स को अर्थमेटिक, अलजेब्रा और जियोमेट्री विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है, वो किस प्रकार की एग्जाम्पल है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वेरिएंट, सेकंड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस, थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ स्पेटियल कॉन्टिग्यूटी, और प्रिंसिपल ऑफ लेटरिन इवोल्यूशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस के तौर पे इसे कई भागों में बांटा गया है, तो इसलिए इसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड ऑस्मोसिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन? निम्नलिखित में से ऑस्मोसिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है एसी फोस्केट, सेकंड है जे एच सेरा महोदय, थर्ड ऑप्शन है एच.ई. बिलिस महोदय, जिन्होंने बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन दी थी, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। एस आर रंगनाथन महोदय ने सीसी कोलन क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्मोसिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय ने दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क? फर्स्ट ऑप्शन है स्विच मेथड, सेकंड है राउटर, थर्ड है केबल, फोर्थ है निबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राउटर। हम लोग घरों में भी राउटर लगाते हैं नेटवर्क की प्राप्ति करने के लिए। तो ये राउटर एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि डाटा पैकेट्स को हमारे कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा
तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है? दो प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, एक होता है मल्टीटास्किंग जिसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एम एस डॉस, सेकेंड लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज एनटी। तो जो एम एस डॉस है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लाइनक्स, यूनिक्स और ये यूनिक्स को ही बाद में 1991 ईस्वी में लाइनस टॉरवल्ड महोदय द्वारा लाइनक्स हुआ था, और 1991 ईस्वी से ही ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज फर्स्ट रिलीज अंडर द नेम ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहली बार किस नाम से रिलीज किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है मल्टी टूल वर्ड फॉर जेनिक्स सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है सिंगल टूल वर्ड फॉर जेनिक्स सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है माइक्रो वर्ड सिस्टम, और फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्टी टूल वर्ड फॉर जेनिक्स सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। हु से? निम्नलिखित में से किन्होंने कहा था कि अगर हम नॉलेज में कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं तो वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करती है, मतलब बेस्ट इंटरेस्ट पे करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने कहा था, सेकंड ऑप्शन है थॉमसन एच डेवनपोर्ट महोदय ने कहा था, हैंस क्रिस्टोफ होबलम ने कहा था, और फोर्थ ऑप्शन है पीटर ड्रकर ने कहा था। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि an investment in knowledge pays the best interest. Next, where is the information lost in data, knowledge lost in information and wisdom lost in knowledge? ये कथन जो है where is the information lost in data, knowledge lost in information and wisdom lost in knowledge, ये किन्होंने कहा था? W.H. स्मिथ महोदय ने कहा था, T.S. इलियट महोदय ने कहा था, S.D. ब्राउन महोदय ने कहा था, और S.C. ब्रैडफोर्ड महोदय ने कहा था। निम्नलिखित में से इनमें से चारों में से किन्होंने कहा था? तो इसका सही उत्तर है T.S. इलियट महोदय ने कहा था। T.S. इलियट महोदय ने कहा था कि वेयर इज द इंफॉर्मेशन लॉस्ट इन डाटा, नॉलेज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन एंड विजडम लॉस्ट इन नॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टॉक टेकिंग मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी स्टॉक टेकिंग मेथड नहीं है? पहला है सेल्फ लिस्ट, सेकंड है मास्टर रिकॉर्ड, थर्ड है सेशन रजिस्टर, और फोर्थ ऑप्शन है थ्री कार्ड सिस्टम। तो देखिए कभी भी स्टॉक का मिलान हम लोग करते हैं या स्टॉक टेकिंग मेथड में सेल्फ लिस्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेशन रजिस्टर से भी हम लोग सेल्फ का मिलान करते हैं, सेल्फ रखी पुस्तकों का, और एक मास्टर रिकॉर्ड होता है उससे भी करती हैं। जबकि थ्री कार्ड सिस्टम एस.आर. रंगनाथन महोदय द्वारा दिया गया था, और ये पीरियोडिकल के काम में आती है। और ये पीरियोडिकल के लिए इस्तेमाल की जाती है थ्री कार्ड सिस्टम, जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन महोदय ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आर्टिकल कैन बी एसेस्ड विद द हेल्प ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आर्टिकल कैन बी एसेस्ड विद द हेल्प ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है जर्नल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, सेकेंड ऑप्शन है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, थर्ड ऑप्शन है डिजिटल ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, फोर्थ ऑप्शन है डिजिटल ओपन आइडेंटिफायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आर्टिकल को एक्सेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी में आती है? मंथली आती है, बाई मंथली आती है, क्वार्टरली आती है, या एनुअली आती है? तो इसको याद करना पड़ेगा, ये बाई मंथली आती है डेसीडॉक जर्नल। डेसीडॉक की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी।
इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग चेक कर लीजिएगा और बताइएगा मुझे कि 1958 है या 1988 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a key step in the primary source of analysis tool of library congress? निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टेप नहीं है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनालिसिस टूल नहीं है फॉर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्व, सेकंड ऑप्शन है रिफ्लेक्ट और थर्ड ऑप्शन है आस्क, फोर्थ ऑप्शन है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आस्क। इसका सही उत्तर आस्क होगा, क्योंकि ये की स्टेप नहीं है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनालिसिस टूल नहीं है फॉर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए। इसमें ऑब्जर्व होता है, रिफ्लेक्ट होता है और क्वेश्चन होता है। आस्क का उस समय मैंने फॉर्म बताया था, निकोलस जे बाल्किन ने इसकी स्थापना की थी। बता चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a component of reference service as identified by Samuel Sweet Green in 1876? सैमुअल स्वीट ग्रीन द्वारा निम्नलिखित में से रेफरेंस सर्विस की कौन सी कंपोनेंट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आंसर रीडर क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन है इंस्ट्रक्ट द लाइब्रेरियन ऑन हाउ टू प्रोवाइड सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन है एड द रीडर इन द सिलेक्शन ऑफ गुड वर्क्स और फोर्थ ऑप्शन है प्रोमोट द लाइब्रेरी विद इन द कम्युनिटी। तो इसकी सही उत्तर होगा इंस्ट्रक्ट द लाइब्रेरियन ऑन हाउ टू प्रोवाइड सर्विसेज। इसका बी नंबर आंसर सही होगा। यही सैमुअल स्वीट महोदय द्वारा नहीं दिया गया था, ये एक कंपोनेंट नहीं है रेफरेंस सर्विस के लिए। जबकि आंसर रीडर क्वेश्चन, यानी कि रीडर कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना, ये एक रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आती है। एड द रीडर इन द सिलेक्शन ऑफ गुड वर्क, रीडर की सिलेक्शन में उसकी मदद करना। प्रमोट द लाइब्रेरी विद इन द कम्युनिटी, लाइब्रेरी सर्विस को कम्युनिटी के बीच में प्रमोट करना। ये सभी रेफरेंस सर्विस का कार्य है जो कि सैमुअल स्वीट महोदय द्वारा दिया गया है 1876 ईस्वी में। जबकि इंस्ट्रक्ट द लाइब्रेरियन हाउ टू प्रोवाइड सर्विस, लाइब्रेरियन को इंस्ट्रक्ट करना कि उसे किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये कहीं ना कहीं कंपोनेंट नहीं है रेफरेंस सर्विस की, जो कि सैमुअल स्वीट ग्रीन महोदय द्वारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है और एक बार पुनः आप लोगों से विनती करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए और सभी बहुत सारी चैनल से हैं जहां पे क्वेश्चन आंसर कराई जाती है, परंतु वे लोग 10 या 15 क्वेश्चन कराते हैं और 1 घंटा का समय लेते हैं और अपन क्वेश्चन कराने से ज़्यादा और एक्सप्लेनिंग करने से ज़्यादा वे सिर्फ अपने अपने ऐप्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप वहाँ आइए, 3000 4000 5000 ऐसे पे कीजिए और यहाँ से कोर्स खरीद के पढ़ाई कीजिए, और वो लोग उसी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन आप जैसे कि मेरा वीडियो देख रहे होंगे, इसमें एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं है। बस आप लोग से एक ही डिमांड है कि कृपया, अगर क्वेश्चंस मैं अच्छे ला रहा हूँ, उसे करा रहा हूँ, बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही है, सही बात कही गई है? फर्स्ट इशू वाज रिलीज इन 1957, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है पब्लिश्ड बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट इशू वाज रिलीज इन 1954 और फोर्थ ऑप्शन है एन ऑथोरेटिव रिकॉर्ड ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन 14 डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंग्लिश। देखिए पहले तो INB 14 लैंग्वेज में होती थी, लेकिन अब 15 लैंग्वेज हो गई है। फर्स्ट इशू वाज रिलीज इन 1957, ये सही है, रिलीज 1957 है, कहीं कहीं 1958 भी दी हुई होती है। पब्लिश्ड बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, नहीं, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता द्वारा पब्लिश नहीं की जाती है। फर्स्ट इशू वाज रिलीज इन 1954, ये भी गलती है।
जैसे कि यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट इशू एज रिलीज इन 1957, तो ये सही है। आंशिक रूप से 1957 और 58 इसी के बीच में आईएनबी की स्थापना की गई थी। फोर्थ ऑप्शन है ऑन अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन 14 डिफरेंट लैंग्वेज। ये भी कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि शुरू शुरू में 14 लैंग्वेज में ही इसको पब्लिश किया जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और डी। ए और डी एक नंबर ऑप्शन में है, जो कि करेक्ट है। तो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। और आप लोग से यही विनती है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कमेंट में अगर आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टी है, क्वेश्चन पूछनी है, तो अवश्य करें, और शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।